One nation, one election. Politics, meanwhile, has erupted over this plan of one nation, one election. As far as the one nation, one election is concerned, the government forms a high-level panel. Congress has denounced. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की 10 इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून आ सकता है। क्या देश के अंदर तानाशाही है? भारत एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है जिसमें सरकारों का चयन चुनाव द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका आयोजन विभिन्न समयों पर होता है। लेकिन क्या इस देश में एक समय पर चुनाव का आयोजन एक सुविधाजनक और संवैधानिक प्रक्रिया हो सकता है? इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन विचार को दोनों पक्षों से देखेंगे, जैसे कि कुछ पार्टियों द्वारा इसे एक क्रांतिकारी अवधारणा क्यों माना जाता है और कुछ पार्टियों द्वारा एक भयानक अवधारणा क्यों माना जाता है, और इससे आपको क्यों और क्यों नहीं समर्थन देने में स्पष्टता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले यह चर्चा में आया 1 सितंबर 2023 को एक कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में बनाया गया, जिसका काम है कि वन नेशन वन इलेक्शन विचार को आगे बढ़ाने के लिए संभावनाएं खोजे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इसकी मांग की इतिहास पुरानी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस वीडियो का आधार एक डिस्कशन पेपर है जो विवेक देबरॉय और किशोर देसाई द्वारा रिसर्च किया गया एक पेपर है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? यदि आप आसान शब्दों में देखें तो अभी इस मौजूदा प्रणाली यानी सिस्टम में लोकसभा, विधानसभाओं और लोकल बॉडीज के चुनाव अलग अलग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका 5 साल का कार्यकाल अलग अलग समय पर समाप्त होते हैं और ये कार्यकाल एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते हैं। इसलिए अलग अलग राज्य, लोकल बॉडीज और केंद्र का चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाते हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव है कि ये सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे मतदाता अपने क्षेत्र में एक दिन घर से निकले और अपने लोकल प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि और अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधि तीनों के लिए एक ही समय में वोट डाले। हाँ, यह ध्यान दे कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक ही दिन में पूरे देश में इलेक्शन करवाने का नहीं है। एक साथ में हो लेकिन फेज में हो। यदि तीनों चुनाव एक साथ नहीं हो सके तो कम से कम सभी राज्यों का चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होनी चाहिए, और यह बिल्कुल भी नई बात नहीं है। दरअसल संविधान के लागू होने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1967 के बाद से राजनीतिक उथल पुथल के कारण 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में नियंत्रण खो दिया। इन राज्यों में या तो गैर कांग्रेसी दल, गठबंधन का दल सत्ता में है। ठीक 1 साल बाद 1968 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। जो लोकसभा चुनाव 1972 में होनी थी उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में ही करवा दिया। इसके कारण तब से विधानसभा चुनाव कार्यक्रम से लोकसभा चुनाव कार्यक्रम अलग हो गया। इसलिए तब से ऐसे ही चलते आ रहा है। जैसे कि आपने देखा कि राजनीतिक उथल पुथल के कारण अलग अलग चुनाव होने लगे। लेकिन सवाल यह है कि यह सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की रणनीति को फिर से क्यों लागू करना चाहती है, और राज्य और केंद्र में चुनाव एक साथ कराने में इतनी हैरान होने वाली बात क्या है? जैसा कि राजनीतिक दलों में हो रहा है, सभी चुनाव एक साथ कराने के कई फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ेगा। कैसे? देखिए, जब जब इलेक्शन होता है, चाहे वो केंद्र का हो या राज्यों का हो, तब तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? यह दिशा निर्देशों यानी गाइडलाइंस का एक सेट होता है जो भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया जाता है, और इसका उपयोग चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि चुनाव की तारीख की घोषणा होने के दिन से लेकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक नियमित प्रशासनिक गतिविधियों को छोड़कर कोई अन्य डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम या कैपिटल प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो राज्य सरकार किसी भी बड़ी परियोजना को शुरू या घोषित नहीं कर सकती है, भले ही वे राज्य
राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण हो। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 10 मार्च से लागू हुई और चुनाव रिजल्ट आने यानी 23 मई तक लागू रहा। तो इन 2.5 महीनों के दौरान केंद्र सरकार कोई भी नई राजमार्ग परियोजना, कल्याण योजना या फिर नया हेल्थ केयर स्कीम शुरू नहीं कर सका। कर्नाटका स्टेट असेंबली इलेक्शन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 29 मार्च 2023 से 13 मई 2023 तक लागू रहा। अब इस बीच यदि केंद्र सरकार राज्य के लिए कुछ करना चाहती है तो नहीं कर सकती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। 2.5 महीने तक केंद्र सरकार कुछ भी शुरू नहीं कर सका और 1.5 महीने तक राज्य सरकार कुछ भी प्रभावी ढंग से शुरू नहीं कर सका। 4 महीने तक सरकार कोई भी नई परियोजना शुरू करने के लिए काम नहीं कर रही है। इसका कारण चुनाव है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का मानना है कि अगर इन पार्टियों को चुनाव से ठीक पहले भव्य घोषणा यानी कोई बड़ी घोषणा करने की अनुमति दी गई तो केंद्र और राज्य दोनों में ये पार्टियां इस घोषणा का उपयोग वोटर्स को अपनी पार्टियों को वोट देने के लिए लुभाने के लिए कर सकती है। यही कारण है कि भारत का चुनाव आयोग इस कार्यकाल के दौरान कोई भी नई परियोजना शुरू नहीं करने को लेकर बहुत सख्त है। 2014 में चुनाव के कारण ही विकास कार्यक्रम 7 महीनों के लिए ठप रहा, जिसमें 3 महीना लोकसभा चुनाव के लिए, 2 महीना झारखंड और जम्मू और कश्मीर के चुनाव के लिए और फिर से 2 महीना महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के लिए। यह पहली समस्या है जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव से हल किया जा सकता है, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण देश के विकास में बाधा नहीं आएगी। दूसरी चुनौती जिससे हमें उबरने में मदद मिलने की उम्मीद है वह है भारी मात्रा में चुनाव खर्च के बारे में। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार 2019 में चुनावों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, जिसमें लोकसभा और 4 विधानसभाओं का चुनाव था। और अगर पॉलिटिकल पार्टियों के कैंपेनिंग का खर्चा जोड़ दिया जाए तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि यह दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। और यदि आप 2009 के लोकसभा चुनाव के इस ग्राफ को देखेंगे तो यह ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2009 के चुनाव में 1115 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन 2014 तक यह संख्या 3 गुना बढ़कर 3,870 करोड़ हो गई। और बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों ने भी अपने प्रचार में खूब पैसे खर्च किए। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक पार्टियों ने प्रचार में 1587 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अनऑफिशियली देखा जाए तो यह संख्या लगभग 30,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। और 2014 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद कई राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें देश को फिर से बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए 2014 में महाराष्ट्र के चुनाव में 793 करोड़ रुपए का खर्च आया, जम्मू कश्मीर के चुनाव में 110 करोड़ रुपए का खर्च आया, बिहार के 2015 के चुनाव में 300 करोड़ रुपए का खर्च आया और गुजरात के 2017 के चुनाव में 240 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसलिए इन सब खर्चों को लोकसभा चुनाव की खर्चा के साथ जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुल 5,313 करोड़ रुपए खर्च आता है। इसलिए अकेले 2014 से 2017 के बीच सरकार ने कुल 5,313 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस डिस्कशन पेपर के अनुसार यदि ये सभी राज्य के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते तो यह खर्चा केवल 4,500 करोड़ रुपए होता, जिसका मतलब है कि चुनाव खर्च को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य नुकसान भी है जो चुनाव प्रक्रिया के साथ आते हैं। उदाहरण के लिए हर बार जब चुनाव होता है तब पोलिंग स्टेशन लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी फोर्स का अरेंजमेंट और लॉजिस्टिक व्यवस्था का खर्च होता है और इसके अलावा गवर्नेंस खर्च है जो इलेक्शन के समय सरकार बड़ी अमाउंट में खर्च करती है। और यह सब 2 बार होता है, एक तो स्टेट के चुनाव के लिए और दूसरा केंद्र के चुनाव के लिए। अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो ये सब 5 साल में एक बार ही करना पड़ेगा, जिससे खर्च कम किया जा सकता है। और इसके साथ पॉलिटिशियंस को भी कैंपेन के लिए 5 साल में एक ही बार करना पड़ेगा, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए हो जाएगा। तीसरी लाभ है हमारे देश का बेहतर सुरक्षा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि चुनाव का देश के सुरक्षा से क्या संबंध है, क्योंकि एक लोकसभा चुनाव में लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ लगाए जाते हैं और इन सारे पोलिंग बूथ पर लगभग 1 करोड़ स्टाफ नियुक्त होते हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मूल ड्यूटी से 4 महीनों तक अलग होते हैं। अगर एक साथ सभी चुनाव होते हैं तो यह सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज 5 साल में एक बार करना होता। चौथा लाभ है करप्शन कम होंगे। देखिए, बार बार चुनाव होने से पॉलिटिकल पार्टी खर्चा ज्यादा करती है। अब उस खर्चा के लिए पार्टियों के पास पैसा 2 तरीका से आता है, एक तो पार्टी के मेंबरशिप से और दूसरा बिजनेसमैन से डोनेशन या लोन के रूप में पैसा लेना। अब जो भी सरकार रहे उसको उसी बिजनेस के हित में पॉलिसी लाना पड़ता है जिससे वो पैसा लिया है, क्योंकि अगर
ऐसा नहीं किया तो वो बिजनेसमैन दोबारा पैसा नहीं देगा। इसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं। अगर पार्टियों का यह खर्चा कम हो जाता है तो उनको ऐसे बिजनेसमैन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पांचवा लाभ है समाज का बंटवारा कम होगा। कैसे? देखिए, चुनाव के समय समाज को धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर नेताओं द्वारा बांटने की कोशिश रहती है, जिससे समाज में माहौल खराब होता है और कभी कभी तो युद्ध होने की खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का लहर चलाया जाता है। इसलिए 5 साल में अगर एक इलेक्शन होता है तो समाज बटेगा नहीं, या बटेगा भी तो कम बटेगा। तो सवाल यह है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इतना अच्छा अवधारणा है तो फिर ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों विरोध कर रही है? क्या इनका सिर्फ विरोध करना काम है या फिर सच में विरोध में दम है? चलिए देखते हैं। IDFC इंस्टीट्यूट के स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जब एक साथ चुनाव होंगे तब 77% चांस है कि भारतीय वोटर्स उस पार्टी को वोट देंगे जो केंद्र और स्टेट दोनों जगह है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टी केंद्र में रहेगी उसका जीतने का चांस ज्यादा होगा। इसी रिपोर्ट में बोला गया है कि स्टेट के चुनाव केंद्र के चुनाव से 6 महीना बाद होता है, तो जो पार्टी केंद्र में है उसके जीतने की चांस 77% से घटकर 61% हो जाता है। उदाहरण के लिए बिहार को लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को 41% वोट मिला था, जबकि वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में 36% वोट मिला। तो आप देख रहे हैं एक साथ चुनाव होता तो बहुत ज्यादा चांस था कि बीजेपी स्टेट असेंबली भी जीत जाती। दूसरा तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से नेशनल इश्यूज के सामने लोकल इश्यूज दबा दिए जाएंगे और इसका फायदा नेशनल पार्टियां उठाएंगे और छोटे रीजनल पार्टी के लिए धीरे धीरे खतरा बढ़ जाएगी। तीसरा तर्क है कि बार बार इलेक्शन होने से पॉलिटिशियंस लगातार दबाव में रहते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, इसलिए केंद्र में चुने जाने के बाद भी यदि वो कुछ गलत करते हैं तो स्टेट के चुनाव में वोट नहीं मिलेगा। इसलिए जब इलेक्शन पास में होता है तब पॉलिटिशियंस इश्यूज को लेकर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उदाहरण के लिए 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, फिर 2019 में, लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच बहुत सारे स्टेट इलेक्शन हुए, जैसे अक्टूबर 2014 में महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव, नवंबर 2014 में जम्मू और कश्मीर का चुनाव और जनवरी 2015 में झारखंड का चुनाव। इसलिए इन दो जनरल इलेक्शन के बीच हुए इलेक्शन को जीतने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेशर में रहती है। लेकिन साथ ही चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं तो तर्क यह कहता है कि सरकार जनता पर ध्यान नहीं देगी और राजनेता कम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। चौथा तर्क है कि एक साथ चुनाव होने पर हमारे देश के वोटर्स इतना मैच्योर और इन्फॉर्म नहीं है कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर कर पाए। पांचवा तर्क है वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि सभी सरकारें 5 साल की अवधि के लिए चुनी जाती है और जब किसी लोकसभा चुनाव के साथ उसको मिलाया जाएगा तो किसी राज्य का कार्यकाल कम करना होगा तो किसी राज्य का कार्यकाल बढ़ाना होगा, जो बहुत सारा पार्टियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर ये लागू हो भी गया तो फिर से किसी राज्य की सरकार गिर जाती है या केंद्र सरकार भंग हो जाती है तो यह पूरा तालमेल बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये था वन नेशन वन इलेक्शन का लाभ और हानि। तो अब आप खुद से निर्णय ले सकते हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन का सपोर्ट करें या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें अच्छा लगता है।